दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। प्रोग्राम जो है वो SC/ST OBC समाज को समर्पित है। SC/ST OBC समाज ने 2024 के लोकसभा इलेक्शन में जो भूमिका निभाई है, ये भूमिका बेहद अहम है। और इस बार क्या बदला, कितना वोट प्रतिशत बढ़ा, कितना घटा, और बढ़ने और घटने में SC/ST OBC समाज की भूमिका क्या रही, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देश में जब भी कोई सरकार बनती है, वो SC/OBC समाज की भूमिका के बिना, उनके वोट बैंक के बिना नहीं बन सकती, ये आप सब भी जानते हैं। लेकिन 2024 के इलेक्शन में क्या रहा, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बलवंत कटारिया जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे प्रोग्राम में। नमस्कार। कटारिया साहब, कैसे देख रहे हैं 2024 का इलेक्शन? लोकसभा का ये एक चर्चा बनी हुई थी कि 400 पार सीटें जो है वो भाजपा करेगी, कांग्रेस भी काफ़ी मेहनत कर रही थी और स्थानीय पार्टियां भी जो थी वो अपना रोल प्ले कर रही थी। लेकिन SC/ST OBC समाज की भूमिका के बिना क्या ये संभव था? ये हुआ है इस बार? देखिए, ये जो इलेक्शन हुई है ये बहुत ही रोचक हुई है। शायद ही ऐसा मैंडेट कभी पहले आया हो जिसमें अपोजिशन और जो सत्ताधारी मतलब जो बनेंगे दोनों सेलिब्रेट कर रहे हैं जी। अपोजिशन इसलिए सेलिब्रेट कर रही है कि हम भी सरकार बना सकते हैं, और जो सत्ताधारी NDA है वो इसलिए सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हमारे पास मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी नंबर है। लेकिन उनको ये मालूम नहीं है कि वो जो नंबर है उसमें कुछ ऐसे हैं घटक जो बहुत स्लिपरी हैं जी। तो वो स्लिपरी है, तो इसलिए अपोजिशन खुशियां मना रही है कि ये कभी भी स्लिप होकर हमारे पास आ जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता 5 साल एक सरकार चलेगी। सत्ता और विपक्ष दोनों को इस वक्त दुविधा में डाल रखा है। दोनों उन दो राजनीतिक पार्टियों ने, हाँ, जिनमें OBC नेता हैं, SC नेता हैं, उन लोगों की वजह से इस वक्त जो है वो चर्चा बनी हुई है। बात वहीं पे घूम के आती है सर कि SC/ST OBC जो है इनकी पॉपुलेशन 75% है जी, और मुस्लिम लोग तो वैसे ही नाराज कर दिए हैं जी, वो भी 10-15% है। तो बात चली जाती है 90% पे। अब 90% सेक्शन जो है, अच्छा फिर महिलाएं 50% महिलाएं हैं। तो ये वर्ग जो है यही तो सरकारें बनाते हैं जी। तो पीछे भी आप देखेंगे ये एज ए वोट बैंक यूज हुए हैं। लेकिन अब यूज करने का समय जो है वो थोड़ा चेंज हो गया है, क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से ये लोग अवेयर हो गए हैं। अब इन लोगों को ये पता चल गया है कि हमें किस तरफ जाना चाहिए, किस तरफ फ़ायदा है, किस तरफ नुकसान है, हमारा हित किस तरफ सुरक्षित है। तो वो वजह है कि आज ये जो पूरा वोट बैंक है इस इलेक्शन में ऐसी स्थिति पे ले आया है, पॉलिटिकल पार्टियों को मजबूर कर दिया है इन्होंने कि भाई OBC का या SC का इस सेक्शन का ख्याल रखोगे तभी सरकार बना पाओगे या चला पाओगे, नहीं तो नामुमकिन है सिस्टम को चलाना। ये देखिए, SC और OBC समाज को जिस तरीके से हल्के में लिया गया था दोनों पार्टियों द्वारा, अलग अलग वादे थे, लेकिन इन दोनों को एक ऐसे चौराहे में लाकर के SC और OBC समाज ने, ST समाज ने खड़ा कर दिया है। आप कैसे देख रहे हैं कि ये हालात बने क्यों हैं? ये क्या हुआ, क्या है इस बार? क्या सर हुआ ये है, सोच रहा था OBC? अलग अलग पार्टियां अपना अपना हथकंडा अपनाती हैं, प्रचार करती हैं, और इनको मैं अगर शिकार कहूँ तो शिकार करने के तरीके होते हैं। अब SC/ST OBC का शिकार करना है, विरोधियों ने भी करना है, अपोजिशन ने भी करना है, जो सत्ता में है उन्होंने भी करना है। नेचुरली वो चाहेंगे हमारी तरफ आए, वो कहेंगे हमारी तरफ आए। उसमें जो शोशे छोड़े गए, पॉलिटिकल र्यूमर्स छोड़े गए, उन्होंने भी छोड़े। जो मोदी साहब हैं उनका ये था कि भाई हम हिंदू और मुस्लिम के बीच में भेदभाव पैदा करेंगे, तो 20% अगर वोट नहीं भी देंगे तो 80% हमारा है, तो हमारी गवर्नमेंट बन जाएगी। लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा था कि अगर मैं धर्म के नाम पर ऐसी कोई बात कहूँ तो वो मेरा अंतिम समय होगा राजनीति में। नहीं, कहना तो ऐसा ही पड़ता है। ऐसे आप ओपनली, कॉन्स्टिट्यूशन इजाज़त नहीं देता, एक्शन होता है। तो इसलिए, लेकिन ये सब जानते हैं कि हिंदू मुस्लिम डिवाइड करके 80% वोट अगर एक तरफ आ जाए तो आराम से गवर्नमेंट बनती है। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने क्या किया, राहुल एंड कंपनी ने जी। उन्होंने ये शोषा जो है, ये शोषा नहीं कहूँगा, ये रियलिटी है कि भाजपा के एक
मैं क्या कहूँ, लीडर ने कह दिया कि संविधान बदल देंगे, तो राहुल ने उस चीज़ को घुमा दिया SC ST OBC में जी। तो वो जो हिंदू मुस्लिम वाला वो था तंत्रा था, वो डोमिनेट हो गया। उन्होंने कहा भाई हिंदू मुस्लिम बात की बात है, SC ST OBC ने सोचा कि हमारा जो स्टेटस है दैट इज ड्यू टू कॉन्स्टिट्यूशन, तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन चला गया तो हमारे पास हम तो वहीं पहुंच जाएंगे जहाँ जो 47 से पहले थे। तो वो डर गए, कमज़ोर सेक्शन है, डर जाती हैं। तो उधर से राहुल ने उसको हवा दी, तो वीडियो भी एक दो फॉल्स वीडियो भी आया था, फेक। लेकिन फेक तो हम जानते हैं, आप जानते हैं, लेकिन आम जनता थोड़ी जानती है। तो आम जनता ने उस जिसमें अमित शाह कह रहे हैं कि हम ये आरक्षण खत्म कर देंगे, वो फेक है, नो डाउट फेक है। तो कहने का मतलब ये है कि इलेक्शन में ऐसा होता है, लेकिन अब कौन सा तंत्र काम कर जाएगा, वो तो जो करना था वो कर गया। अब लोग डर गए। तो जो कमजोर इंसान होता है वो क्या करता है, वो चोरी से अपनी जान बचाता है। तो चोरी से जान बचाने का मतलब होता है, बोर्ड जब हम देते हैं तो वो टोटली सीक्रेट होता है। तो उसने उस सीक्रेसी का इस्तेमाल करके चोरी से अपनी जान बचाने की कोशिश की और बोर्ड इधर नहीं तो उधर दे दिया। तो क्या हुआ कि शिफ्ट हो गया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप कैसे देख रहे हैं? उन्होंने एक बड़ी पारी खेली थी ओबीसी समाज के साथ कि मैं ओबीसी समाज से हूं, और ओबीसी समाज की क्या उम्मीदें थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और भाजपा से, लेकिन हुआ क्या? सर, प्रधानमंत्री मोदी साहब बहुत एक मैच्योर्ड लीडर हैं, चालाक भी हैं, समझदार भी हैं और सियासत अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन उनके साथ जो बाकी एसोसिएटेड लोग हैं उनका मैच्योरिटी लेवल इतना नहीं है। अब जिसने ये स्टेटमेंट दे दी कि कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे, वो तो उन्होंने तो मोदी साहब का प्लान सारा बेड़ा गर्क कर दिया। अब वो किस किस को समझाएं? अपोजिशन वेट कर रही होती है कि ये कुछ बोल लें तो हम उसको एनकैश करें। तो वो समझदार हैं। उन्होंने ओबीसी के एक बार, आपको पता है कि कैबिनेट एक्सपेंशन में 27 मिनिस्टर बनाए थे जी। उसके पीछे यही था कि ओबीसी सेक्शन जो है उसको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन देनी चाहिए। और वो पता नहीं उन्होंने दिल से उनकी एम्पावरमेंट के लिए दी है या शो के लिए दी है, लेकिन उन्होंने ये दिखाया कि 27 मिनिस्टर जो हैं वो ओबीसी के उन्होंने लिए थे कैबिनेट में। उसमें एससी के भी थे 7-8, एसटी के भी थे। तो इन सेक्शनों को मोदी साहब ने बाकायदा समय समय पर उनको कुछ प्रलोभन दे के उनको अपने साथ अटैच करने की कोशिश की थी। और एक अभी रिसेंट कोशिश ये थी इस इलेक्शन को जीतने के लिए कि एक विश्वकर्मा योजना बनाई थी जिसमें 13,000 करोड़ रुपए का प्रावधान था कि जो 18 जातियां हैं, ये जो शुरू से पीढ़ी दर पीढ़ी काम कर रहे हैं, उनको औजार दिए जाएंगे, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। ये एक कोशिश थी कि ये जो लोग हैं SC ST OBC या जो वर्कर लोग हैं, ये हमारे साथ जुड़ेंगे। वोट बैंक को बांधने का ये भी एक तरीका होता है, कुछ ना कुछ दे के। लेकिन ये उसके आगे ये भी नहीं चला क्योंकि ओबीसी का स्कॉलरशिप बंद है जी। ओबीसी बच्चों का स्कॉलरशिप बंद है और ओबीसी बच्चों को औजार देने के लिए विश्वकर्मा योजना तैयार कर दी गई। तो अब हम जैसे जो बुद्धिजीवी लोग समाज के हम जो नॉन पॉलिटिकल लोग, हमने तो समाज को बताया ना कि भाई आप सरकार ये चाहती है कि आपके बच्चे को स्कॉलरशिप बंद करके उसकी पढ़ाई बंद हो, फिर वो उसको औजार देगी, तो आप मिस्त्री बन जाओ, जहाँ जो भी आपका काम है वो बन जाओ। लेकिन सवाल यहाँ पर है कि आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बड़े समझदार नेता हैं, राजनीति समझते हैं और राजनीति करना जानते हैं, उनके आसपास वाले लोगों ने उनका खेल बिगाड़ा। लेकिन ये जो आप बता रहे हैं कि विश्वकर्मा योजना के तहत शिक्षा से वंचित रखने का प्रयास, ये प्रधानमंत्री क्या करना चाह रहे थे? नहीं, ये उनका, अब ये मेरा अपना मानना है कि ऐसा क्यों। अगर तो स्कॉलरशिप भी जारी रहता जी, विश्वकर्मा योजना भी साथ में पैरेलल में चलती, तो फिर तो समझ आती है कि वाकई ही हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो हमारे समाज के हितकारी हैं, मतलब हमदर्द हैं। लेकिन एक तरफ से स्कॉलरशिप बंद करना, फिर विश्वकर्मा योजना की जो एज है वो 18 साल रखी हुई है, इसको एज को अगर 35 साल रखते, उसका ये मतलब होता कि जो पढ़ लिख के काम नहीं मिला उसको, वो इस योजना को अपना ले। लेकिन उसको पहले एक अपॉर्चुनिटी तो दे दो, 18 से 30 तक भर्ती होने की, कहीं कोई नौकरी ढूंढने की अपॉर्चुनिटी दे दो। तो वो जो कट ऑफ डेट है, कट ऑफ जो एज का है वो 18 से ना होके वो 35 होता तो बेटर होता। यहाँ से शक पैदा होता है कि कोई आप योजना आप 18 साल के बच्चे को औजार पकड़ाओगे,
मतलब 10वीं के अगर वो 12वीं के बाद अगर वो 10वीं 12वीं फेल होता है हाँ। तो वो सीधा काम पे लग जाएगा, वो पढ़ने का प्रयास ही नहीं प्रयास मतलब वो देखो जितने भी बच्चे मैक्सिमम पढ़ते हैं वो फोर्सिबली पढ़ते हैं कि घर वाले बोलते हैं भाई अभी पहले पढ़ो फिर काम काज नौकरी ढूंढ लेना। और 10वीं 12वीं की कक्षा तक की एज ऐसी होती है जहाँ पर बच्चा शिक्षा से भागता है तो यही एज होती है। यही एज है। तो इसके बाद वो ग्रेजुएशन करता है। तो हम चाहते हैं कि किसी बच्चे को ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन तक जाने दो, 25 साल तक तो जाने दो उसकी, या मिनिमम एज 25 साल रखते तो उससे लगता कि वाकई सरकार ने कुछ सोच समझ के इन लोगों के हित की बात की है। तो वो ऐसे है, लेकिन ठीक है उसका फायदा भी हुआ। जो लोग SC ST OBC के लोग जो नहीं पढ़े हैं, जिनको नौकरियां नहीं मिली हैं, जो कामकाज कर रहे हैं, उनको औजार मिले, कुछ सहायता मिली, ठीक है उसको कुछ बेनिफिट भी हुआ। लेकिन हम एज ए क्रिटिकल जब इसका एनालिसिस करते हैं तो जो सरकार के इरादे हैं वो उस पर शक हमें जरूर पैदा होता है। यही एक कारण तो नहीं है कि यही योजना लीडू भी है? नहीं ना, यही योजना नहीं है, बहुत सारे कारण हैं और भी हैं सर। देखिए, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन बदलने वाला सबसे बड़ा मैं समझता हूँ कि एक वो फेक वीडियो कि रिजर्वेशन खत्म कर देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन खत्म कर देंगे। कई नेताओं ने कहा भी था, नहीं वो तो दूसरा, मैं ये एक सबसे बड़ी ये बात मानता हूँ कि राहुल गांधी को आपको पता है कि जेल हो गई थी, उसकी MP शिप की कैंसिल करके उसके बाद उसके जेल के लिए भी दरवाजे खुल गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने उनको राहत दे दी। जब जहाँ तक बातें आ जाएं, इमेच्योरिटी, पॉलिटिकल इमेच्योरिटी मैं कहूँगा कि, और फिर राहुल गांधी को जो भी ताकत मिली है वो ताकत इधर से ही, सत्ता से ही मिली है। जितना आप किसी को तंग करोगे, इनकी कोशिश थी सत्ताधारियों की कि ये खत्म हो जाएगा, इसमें इतना दम नहीं है हमारे आगे टिकने का। स्ट्रांग है मोदी साहब, बहुत स्ट्रांग लीडर है और वो कभी नहीं सोचते कि मेरे आगे कोई टिक पाएगा। बात सच भी है, लेकिन ये वंडरफुल है। मैं राहुल को कहता हूँ कि वो क्या चीज़ है, वो बिल्कुल डरा नहीं। अगर वो कैसा भी है, चाहे मैं कहता हूँ उसके मोदी साहब का कभी मुकाबला नहीं कर सकता वो, लेकिन वो डरा नहीं। उसने जो भारत यात्रा की उसका इम्पैक्ट हुआ है। उसने साबित किया है कि मैं ऐसा नहीं हूँ जो मुझे अपोजिशन वाले, जो सत्ताधारी लोग मुझे जो पप्पू कहते हैं, मैं पप्पू नहीं हूँ। वो ऐसे कहे, उसे उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने ऑन ग्राउंड साबित किया कि मैं नहीं हूँ पप्पू। और आज 99 सीट्स लेके और अपना जो इंडिया गठबंधन इन्होंने बनाया है उसमें 235 है इनकी। तो इतना बड़ा एक मैंडेट जो है राहुल गांधी ने खड़ा किया है, तो इसका मतलब उसने साबित कर दिया है कि आप मुझे कोई जेल में नहीं भेज पाएगा। 2 जगह से जीता है। जी। आप उसका मजाक किया जाता था कि ये कहीं से जीत नहीं सकता, इसको वहां खड़ा करो, वहां खड़ा करो। तो वो 2 जगह से जीता है और हैवी डिफरेंस से जीता है। तो ये सारी बातें मैं नहीं कह रहा, ये तो ऑन ग्राउंड है, इलेक्शन कमीशन कह रहा है, जनता कह रही है, आप डाटा आपके सामने है। लेकिन एक सवाल ये है कि भाजपा अयोध्या से हार गई, जबकि भगवान राम के नाम से वोट मांग करके या भगवान राम के नाम पर, राम मंदिर बनाने के नाम पर ये सरकार बनी थी, 370 हटाने के नाम पर ये सरकार बनी थी। इस नाम पर वोट भी मांगे जा रहे थे, हालांकि वो ये मना करते रहे कि हम इस के नाम पर वोट नहीं मांग रहे। जम्मू कश्मीर में 50% वोट कम हुआ है, कांग्रेस का भी और भाजपा का भी। स्थानीय पार्टियों पर विश्वास जताया है लोगों ने, ऐसा क्यों? सर, पहला नंबर मैं उसका जवाब दूंगा जो अयोध्या में हार हुई है जी। एक तो वो कम मार्जिन से हार हुई है। दूसरा क्या होता है कि इंसान पावरफुल होते हैं, उससे ऊपर पावरफुल होता है भगवान। जब आप भगवान का ही सौदा करेंगे, भगवान को कहेंगे कि मैं हूँ आपसे ऊपर, उसको हम धर्म की भाषा में भगवान कहते हैं, साइंस नेचर कहती है। तो चाहे आप साइंसदान नेचर कह लें, धार्मिक लोग उसको भगवान कह लें, नेचर या भगवान ने जस्टिस किया है और इंसानों को बताया है कि तुम इंसान हो तो इंसान बन के ही रहो, मेरे से ऊपर बढ़ने की कोशिश करोगे तो यही होगा जो हुआ है। मैं तो ये ऐसे मानता हूँ कि भगवान से ऊपर कभी अपने आप को नहीं समझना चाहिए। अच्छा, ये जम्मू कश्मीर की सत्ता में जो फेरबदल हुआ है, वोट बैंक कम हुआ है सर, ये वही है पूरे भारत से जो इधर की हवा है वो हवा इधर भी आई है। लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों का कम हुआ है। दोनों का काम इसलिए हुआ है कि यहाँ भी, मैं तो OBC की रेफरेंस से बात करूँगा, जम्मू कश्मीर में जो पूरे भारत में मंडल कमीशन लागू हुआ
पूरे भारत में 27% ओबीसी रिजर्वेशन लागू हुई, जहाँ लागू नहीं हुई आज भी नहीं है। ये कारण है। हमने 1 साल पहले बोल दिया था, आप भी थे शायद, हमने कहा था हम किसी की इलेक्शन के लिए किसी को चैलेंज नहीं करते, ना जिताने का आश्वासन देते हैं ना हराने का चैलेंज देते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि हम अपने समाज को इतना जागृत कर देंगे कि समाज अपने दिमाग से सोचेगा कि मेरा हित किसने खराब किया और किसने मेरा फायदा किया, कि किसने मेरा नुकसान किया, वो सोचेगा और फिर वोट करेगा। असर होता है जी। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये है कि नीतीश और बाकी जो लोग खेल बिगाड़ रहे हैं, हाँ, वो अब क्या करने ये आजकल बहुत चर्चा में चल रहा है ये चीज़ की, नीतीश और चंद्रबाबू नायडू जी। ये मैं बता दूं कि नीतीश एक ओबीसी लीडर है और ये बीपी सिंह के टाइम भी मिनिस्टर था। ये जो जनता दल, इसका जनता दल यूनाइटेड है, राष्ट्रीय जनता दल भी है लालू प्रसाद यादव का, और समाजवादी पार्टी में अखिलेश हैं। इन तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है, और वो चंद्रबाबू नायडू भी, इनमें कोई डिफरेंस नहीं समझो। ये बीपी सिंह की ही कापियां हैं। ये उन देखो, नीतीश तो उसका साथ ही रहा है, तो वही सोच है। बीपी सिंह की क्या सोच थी? सोशल जस्टिस, सभी सेक्शंस को एज पर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस सभी को ताकत देनी है, सभी को स्ट्रेंथन करना है, एम्पावर करना है और सेकुलर रहना है। तो ये जो है, ये नीतीश कुमार जो हैं, आपको पता है कि 7 बार तो पहले ये पलट चुके हैं, इधर से उधर, इधर से उधर। ये ब्लैकमेलिंग करके अपने मुद्दे जो हैं ये कराते हैं, ओबीसी के मुद्दे, ये भी कह दूँगा खासकर। देखिए, ये जब एनडीए में थे तो वहाँ से छोड़ के बिहार में तेजस्वी से मिले, वहाँ सरकार बनाई और फिर वहाँ जनगणना कराई। ओबीसी जनगणना जो नेशनल लेवल पे सरकार ने मना कर दिया है, लेकिन नीतीश ने स्टेट लेवल पे कराई और वो चैलेंज हुई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, स्टेट करा सकती है। तो नीतीश ने सुप्रीम कोर्ट में केस जीता और जितनी परसेंटेज ओबीसी एससी एसटी की आई, उतने % रिजर्वेशन लागू की। और वहाँ करके उसके बाद फिर मोदी साहब की रिक्वेस्ट आई होगी कि आ जाओ, तो उन्होंने कहा होगा कि कर्पूरी ठाकर हैं एक हमारे ओबीसी के लीडर, उनको भारत रत्न दे दो तो मैं आ जाता हूँ। ये ब्लैकमेलिंग है। तो मोदी साहब ने कहा होगा यार क्या है, दे देते हैं। तो कर्पूरी ठाकर को मिला भारत रत्न, तो नीतीश भाई इधर आ गए। अब इधर गवर्नमेंट में तो बैठे हैं, बैठेंगे, ये अभी बन रही है, लेकिन इनका कोई पता नहीं है कब ये कह दें कि ओबीसी की सेंसस कराओ। मोदी साहब मना नहीं कर सकते, पर वो पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि कोई भी सरकार वो करवा नहीं रही। वो नहीं करवा रही, जब नीतीश जी कहेंगे कि कराओ, नहीं तो मैं जा रहा हूँ उधर। सुनने में ये आ रहा है कि नीतीश प्रधानमंत्री की दावेदारी कर रहे हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाए। तो मुझे एक चीज बताइए कि क्या भाजपा उन्हें प्रधानमंत्री के पद पर बिठाएगी? नहीं, तो फिर नहीं, भाजपा में बहुत सारे सीनियर लोग हैं, ये एक मजाक होगा। और इतनी सस्ती, मेरे ख्याल में इतने लोअर लेवल तक भाजपा नहीं आ सकती। भाजपा छोड़ देगी, अपोजिशन में बैठ जाएगी, मुझे नहीं लगता। लेकिन ये छोटे मोटे मुद्दे जो हैं, जैसे सेंसस कराना, राहुल कह रहा है मैं सेंसस कराऊंगा, उसने तो पहले ही डिक्लेयर कर दिया है। भाजपा नहीं कह रही है अभी, वो नहीं कह रहे हैं। लेकिन जब एक्चुअली क्या है कि नीतीश पहले सरकार में बैठेगा, महीना 2 महीना बैठेगा, फिर वो बोलेगा कि कुछ मेरे मुद्दे हैं, ये जनगणना कराओ। अगर आप नहीं कराते हो तो राहुल कह रहा है मैं कराता हूँ, तो मैं उधर चला जाता हूँ, करानी पड़ेगी। अब चंद्रबाबू नायडू जो है वो स्पेशल स्टेटस मांग रहे हैं, देना पड़ेगा। तो भाजपा कैसे दे देगी? दे देगी, ठीक, ये देना पड़ेगा सर। अगर सरकार चलानी है तो इन दोनों लीडरों को जो इनकी डिमांड्स हैं वो पूरी करनी पड़ेगी। क्या भाजपा ने इनको हल्के में ले लिया था? नहीं, हल्के में नहीं लिया। मोदी साहब ने तो अपने साथ शामिल नहीं किया अभी 1 साल पहले। आज क्या हालात बन गए? उन्होंने भरोसा किया कि चलो भाई ये साथ होंगे। नहीं, देखिए ना, अगर ये साथ नहीं होते, आज अगर चंद्रबाबू नायडू और ये नीतीश कुमार एनडीए में नहीं होते तो एनडीए तो 270 पार ही नहीं कर पाता। लेकिन एनडीए टीका भी तो इसी के ऊपर है, अगर आज ये स्लिप कर जाते हैं, इन्हीं पर डिपेंड है। तो इन्होंने साथ में रखा था, तो आज इज्जत बच गई है कि 292 है, इज्जत बच गई कि एनडीए एज ए होल हम मतलब गवर्नमेंट। अभी तक शपथ लेने से पहले वो कभी भी स्लिप कर सकते हैं। शपथ लेने से पहले वो स्लिप नहीं करेंगे। वो इतने नादान, इतने बच्चों की तरह नहीं खेलते। वो पहले बैठेंगे बीच में आराम से, और फिर वो, मुझे लगता है
उनको कुछ नहीं लेना देना, उनको अपने मुद्दे जो हैं वो हल कराने हैं। चाहे नीतीश जी सत्ताधारी पक्ष करे या विपक्ष करे या पक्ष करे, तो फिर स्लिप हो सकता है सर। स्लिप हो सकते हैं जब नहीं मानी जाएगी। अगर कांग्रेस ये मान ले कि नीतीश बाबू को प्रधानमंत्री पद पर बिठाने के लिए, तो वो तो चले जाएंगे। प्रधानमंत्री बनने के चांसेस स्पीकर बन कह सकते रहे हैं। हैं। हाँ, तो अगर वो मान जाते हैं, क्योंकि विपक्ष ये ये जाएंगे, चाहता है, ये जाएंगे, विपक्ष ये चाहता है कि किसी तरीके से प्रधानमंत्री जो वो पद से नीचे उतरे, उसके बाद में देखा जाएगा क्या होगा, क्योंकि शुरू से चर्चा तो यही चल रही है। चर्चा बहुत चल रही है, लेकिन ये जो है ना, ये बड़े खिलाड़ी हैं सर। आप बात मानो ना, हम लोग भी कुछ नहीं है, हम लोग जो वो कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, हम अपने जितना हमारा लेवल है हम उस लेवल की डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन ये बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े पॉलिटिशियन हैं। बीपी सिंह कब था? 90 में था, तो आज से कितने साल हो गए? 34 साल। 34 साल से जो नीतीश कुमार है वो राजनीति में है, उसके आगे ये कोई भी जो लीडर है वो समझ नहीं पाएगा कि नीतीश के दिमाग में क्या है। वो समय आने पर बताएगा, लेकिन ये पक्की बात है कि वो मोदी साहब को 5 साल चलने देंगे या नहीं, इस पर मुझे अभी भी शक है। चलने देंगे कि नहीं? हाँ, नहीं चलने देंगे। अगर चलने देंगे तो ऐसा उनका वो हाल करेंगे कि ये भी करो, वो करो, अब ये करो, अब वो करो, तो वो तंग हो जाएंगे। मतलब मान्यवर कहीं खुद ही ना वो फेंक दें कि छोड़ो यार, हम अपोजिशन में ठीक है, इनको छोड़ो। जो मान्यवर कांशीराम साहब जो कहते थे कि हमें मजबूत नहीं मजबूर सरकार चाहिए, तो ये वो मजबूर सरकार वही फार्मूला सामने है, वही फार्मूला है। और विपक्ष और पक्ष दोनों ने अब ये रियलाइज कर लेना चाहिए कि SC ST OBC के अगेंस्ट एक भी लफ्ज बोलोगे या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट एक भी लफ्ज बोलोगे तो सरकार बनाना नामुमकिन है। अब यहाँ सियासत नहीं कर पाओगे। हिंदुस्तान की सियासत जो है इसी तबके पर जो है बेस्ड है, और ये तबका इतना स्ट्रांग है, ये अर्श से फर्श और फर्श से अर्श जो है एक कराना जानता है। मेरा आखिरी सवाल है कि बहन कुमारी मायावती, जो लोगों के दिमाग में था, जो लोगों की जुबान पे था कि वो भारी बहुमत से जीतेंगी, लेकिन हुआ क्या कि वो कहीं से भी एक सीट तक नहीं निकाल पाई, और अब वो ये भांडा जो है वो मुस्लिम समाज पर फोड़ रही हैं। वो कह रही हैं कि मुस्लिम समाज ने मुझे धोखा दिया। कारण क्या है? देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है इस तरह से किसी सेक्शन को ब्लेम करना ठीक बात नहीं है। मुस्लिम वोट जो है वो अपनी जगह है, लेकिन मुझे ये लगता है कि वो जैसे पीछे आपने 5 साल में देखा, आपके पास किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के लिए 3 ऑप्शन थे, या तो जेल में जाओ, या भाजपा में शामिल हो जाओ, या फिर चुप रहो। तो केजरीवाल और हेमंत सोरेन जेल में चले गए, ठीक है। कुछ लोग भी भाजपा में शामिल हो गए, वो भी ठीक है। कुछ लोग चुप रहे, जिनमें मायावती है, वो चुप है, लेकिन वो इंतजार कर रही है कि जब ये तीनों पर ये परिस्थितियां, कंडीशंस खत्म होंगी, वो शेरनी की तरह दोबारा बाहर आएगी, और वही उसी रूप में आएगी जिस रूप में आज से 10-15 साल पहले थी। ये मैं बता दूँ आपको। ऐसा होगा, ऐसा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए सर। तो साथियों, आज जो चर्चा हुई है, ये चर्चा है SC ST OBC समाज के वोट बैंक के बिना भारत में किसी भी राजनीतिक पार्टी का चलना नामुमकिन सा नज़र आता है या फिर नामुमकिन है। ये साबित कर दिया है SC ST OBC समाज ने। जो भी सरकार, जो भी राजनीतिक पार्टी इनको इग्नोर करेगी, उसके साथ क्या हो सकता है, ये सब आपने 2024 के लोकसभा इलेक्शन में देख लिया। अब राज्यसभा इलेक्शन होने जा रहे हैं, उसमें क्या हो सकता है, ये भी अटकलें लगाई जा रही हैं। आपको क्या लगता है कि इस बार इंडिया अलायंस जो है उसकी सरकार बनेगी या फिर NDA की सरकार बनेगी? ये इस वक्त सस्पेंस बना हुआ है। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सरकार किसकी बनेगी, आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, और आप लोगों ने किस आधार पर वोट किया है, ये आप लिख सकते हैं। आप देखते रहें RTI इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही हैं या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही हैं। धन्यवाद। हम किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं लेते हैं, हम आज़ाद पत्रकारिता करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद पत्रकारिता जिंदा रहे तो RTI इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें, ताकि RTI इंडिया न्यूज़ आज़ाद पत्रकारिता करता रह सके।